हेलो क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कमर्शियल स्टडी वही जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे होल्डर कौन होता है, हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, और नेगोशिएशन का मीनिंग क्या होता है, चेक्स के टाइप क्या होते हैं, और क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या होता है। मल्टीपल टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हैशटैग टॉपिक नंबर 1 से। द टॉपिक नेम इज होल्डर। तो अब जानेंगे होल्डर कौन होता है। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 के साथ। तो हमारा हैशटैग टॉपिक नंबर 1 है होल्डर। तो हु इज द होल्डर? देखिए, हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में टू टाइप्स के होल्डर्स होते हैं। पहला होता है होल्डर और सेकंड होता है होल्डर इन ड्यू केस। तो होल्डर कौन पर्सन होता है मैम? होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास एक राइट होता है कि वो अपने एसेट को क्या कर सके, रख सके। यानी कि आप लोग जर्नल नेम से समझ सकते हैं कि होल्डर कौन होता है। होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास राइट होता है किसी चीज को होल्ड करने के लिए या फिर किसी चीज को अपने पास रखने के लिए। तो ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बेसिस पर होल्डर की डेफिनेशन क्या है ये जानेंगे। होल्डर इज अ पर्सन, यह एक वो पर्सन है हु हैज राइट टू टेक एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज ओन नेम। इसके पास ये वो पर्सन होता है जिसके पास एक राइट होता है कि वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने खुद के नेम पे ले सकता है एंड रिसीव और रिकवर, उसको रिसीव भी कर सकता है और रिकवर भी कर सकता है इट बैक ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेम। अपने नाम के बेसिस पे उसको वो होल्ड भी करेगा और उसको वापस भी ले सकता है अगर उसने उसको किसी को दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल से कि यहाँ पर राजू नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ये राजू है। राजू ने यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया अपने नाम पे कि माय नेम इज राजू और मैं 3,000 रुपए अपने बेसिस पे ये लिख कर देता हूँ कि मैं शाम को 3 महीने बाद पे कर दूंगा। इसने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया शाम को कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद 5,000 रुपए या 3,000 रुपए वापस कर दूंगा। तो ये क्या है? यहाँ पे राजू कौन है? राजू यहाँ पर होल्डर है मैम। क्यों है राजू यहाँ पे होल्डर? क्योंकि राजू के पास राइट है क्या करने का कि ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने नाम पर लिख सके और जब इसका मन करे वो उसको वापस भी इससे ले सके। तो समझ में आया कि होल्डर कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास राइट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने का और उसे रिकवर करने का। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसने कहा कि मैं 3,000 रुपए 31 मार्च 2024 को दे दूंगा। तो हो गया ये क्या? होल्डर की एक ड्यू डेट हो गई, उसने बता दिया इतने तक। अब देखते हैं होल्डर इन ड्यू केस क्या होता है। यस मैम, होल्डर इन ड्यू केस एक सेकंड केस होता है हमारा यहाँ पर, जिसमें जानेंगे क्या बोला गया है। इन दिस केस ही हैज अ पर्सन, यह वो इंसान है हु टेक बैक, जो अपना सामान वापस ले लेता है, बैक हिज एसेट और अमाउंट, वो अपना सामान या फिर अपना पैसा बिफोर द ड्यू डेट ले लेता है। यानी कि होल्डर इन ड्यू केस का मतलब यहाँ पे है कि यही व्यक्ति, यही राजू, ठीक है, जिसने अभी बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया था, राइट करके दिया था, उसके पास राइट है कि इसने बोला कि 31 मार्च तक ये क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। बट इसमें 31 मार्च से पहले अगर ये पेमेंट कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये 23 मार्च को ही 23 फरवरी को ही पेमेंट कर दे, तो यहाँ पर 23 फरवरी को ही 1 महीने पहले पेमेंट कर दी इसने, तो यहाँ पर होल्डर नहीं कहलाएगा राजू, यहाँ पर राजू कहलाएगा होल्डर इन ड्यू केस। ड्यू केस मतलब कि उसने अपने ड्यू डेट आने से पहले ही, मेच्योरिटी एज टाइम पीरियड आने से पहले ही क्या किया, अपनी पेमेंट वापस कर दी, अपने एसेट को वापस से रिकवर कर लिया। तो इसी को बोलते हैं होल्डर इन ड्यू केस। होल्डर वो पर्सन जिसके पास राइट होता है किसी भी एसेट को ऑन करने का। होल्डर इन ड्यू केस वो पर्सन होता है जिसके पास राइट होता है अपने एसेट को बिफोर मेच्योरिटी एज वापस लेने का। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ ये कि हमारे दो टाइप्स के होल्डर्स होते हैं, होल्डर इन ड्यू केस एंड होल्डर। क्लियर हो गया सभी को? अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं सभी की क्वेरीज को क्या करूंगी, जल्दी से रिकवर करूंगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और थर्ड टॉपिक की, नेगोशिएशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने जान लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है हमारा, और चेक आ सकते हैं, प्रोमिसरी नोट आ सकता है, मल्टीपल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो सब हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन का क्या मीनिंग होता है ये यहाँ मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 के साथ।
सो स्टूडेंट, अब हम जाएंगे अपने टॉपिक नंबर 3 पे, जिसका मीनिंग है नेगोशिएशन। टॉपिक नंबर 3 है हमारा नेगोशिएशन। सो मैम, आपने बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, यही सबसे ज्यादा जरूरी और जानने वाली बात है बेटा, क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनर बना के देते हैं, जो आपको 3 या 6 मार्क्स में देखने के लिए मिलता है कि नेगोशिएशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन, या गिव अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑन नेगोशिएशन। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको नेगोशिएशन का मीनिंग भी जानना जरूरी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन, लेट मी नो यू। देखिए, इट मींस द क्वालिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is that they are free transferable from one person to another, which means negotiation का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जिनके पास एबिलिटी होती है किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने की। वो इंस्ट्रूमेंट जिनके पास ये एबिलिटी होती है, ये क्वालिटी होती है कि उसको हम किसी एक नाम के इंसान से किसी दूसरे नाम के इंसान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चेक, चेक को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्वालिटी होती है कि हम उसे राम के नाम के चेक को श्याम के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि शेयर, जैसे कि डिबेंचर्स, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी ट्रांसफरेबिलिटी होती है, इनके पास भी क्वालिटी होती है कि इसे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है मान, जिस एसेट के पास ये वैल्यू हो जिसको हम राम से श्याम को ट्रांसफर कर सके, उसी को हम नेगोशिएशन बोलते हैं, और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज अप होता है स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक। अब देखिए, चेक के बारे में जब कहा जाता है तो आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन लिख के आते हैं। अभी मैं लास्ट अपनी क्लास में एक क्लास ले रही थी जहाँ पे मैंने पूछा कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक, तो सम स्टूडेंट आर रिप्लाइंग मी मैम पीस ऑफ पेपर। ओके, हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा था आयरन से बनता है चेक। तो ऐसा डेफिनेशन आप लोग नहीं लिख के आएंगे। 11th 12th के बच्चे ये सब गलतियां करते हैं, समझ में आता है फिर भी, जबकि 10th में आप लोगों को बहुत अच्छे से चेक पढ़ाते हैं उसके बाद भी। बट आप लोग अब यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अगर आप ऐसी डेफिनेशन चेक की लिख के आएंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर देगा 0, which you don't want to receive it, right? Yes मैम, हमें नहीं चाहिए 0। तो इसीलिए आप चेक की एक्यूरेट डेफिनेशन याद कर लो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 0 नहीं चाहिए तो, वरना ZERO के लिए तैयार रहिएगा। तो चेक क्या होता है? अ चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर जिसपे कोई भी कंडीशन नहीं होती टू पे स्पेसिफिक बैंक। चेक क्या है? जिसमें हम अनकंडीशनल ऑर्डर देते हैं एक स्पेसिफिक बैंक को, इन विच द ड्रॉअर, यानी कि जिसने वो लिखा है चेक, अंडर है सिग्नेचर, जिसमें वो ड्रॉअर अपने सिग्नेचर करता है, ऑर्डर्स द बैंक, और बैंक को ऑर्डर देता है टू पे अ सर्टेन सम। पे अ सर्टेन सम मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करे टू अ सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन के नाम पे। अब ये थोड़ा सा यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा है मेंशन, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। मैंने जब लिखा तब ध्यान नहीं दिया कि आपके कैमरे में ये कवर नहीं होगा। यहाँ लिखा है मेंशन देयरइन और हिज ऑर्डर टू पे ऑन डिमांड, यानी कि चेक क्या है? चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो हम एक स्पेसिफिक बैंक को देते हैं, जिसको ड्रॉ करता है और अपने सिग्नेचर करता है, और ऑर्डर करता है बैंक को ताकि वो एक सर्टेन सम, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि सर्टेन पर्सन को पे कर सके, जिसका भी नाम उस चेक में मेंशन है उसको वो अपने अकॉर्डिंग पे कर सके, अपने डिमांड पे, अपने ड्यू डेट पे। तो चेक क्या है मैम? चेक के लिए हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ स्पेसिफिक बैंक इन विच द ड्रॉअर under his signature order to the bank to pay a certain sum to a certain person on his pay demand। कि एक चेक क्या है? चेक एक अंडर कंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी कि चेक एक ऐसा पेपर होता है जो जीतू देगा अपने HDFC बैंक को कि ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये आप नीतू को 10 अक्टूबर को पे कर दीजिएगा। तो जीतू के कहे अनुसार जीतू का HDFC बैंक 10 अक्टूबर को नीतू को पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देगा, इसी को हम बोलते हैं चेक। चेक का मीनिंग क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर डेट और टाइम डेट लिख देते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम पर, तब ये पे कर दिया जाता है। एक बैंक होल्डर के
अकाउंट से किसी दूसरे बैंक होल्डर के अकाउंट में। इसे हम चेक की फॉर्म में, इसे हम कैश के फॉर्म में भी रिसीव कर सकते हैं और इसे हम किसी से जाके अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, बैंक से जाके अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट चेक क्या होता है? यस मैम, चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो हम स्पेसिफिक बैंक को ऑर्डर करते हैं सिग्नेचर के साथ, जिसमें वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करता है उस पर्सन को जिसके लिए हमने डिमांड किया होता है। इसी को कहते हैं चेक, और ये हमें अब याद रहेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखिए चेक के अंदर कितनी तरीके की पार्टीज होती हैं। ये था चेक का मीनिंग। आप एज इट इज इस चेक को लिख के आएंगे, चेक की डेफिनेशन, सॉरी, तो आपको एज इट इज प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, कहीं से कहीं तक डिडक्ट नहीं होगा। इसका क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का मिलेगा अपने एग्जाम में। चेक की डेफिनेशन, चेक की पार्टीज और चेक के फीचर्स के साथ। तो ये आपने चेक पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगी चेक की कितनी पार्टीज होती हैं और कौन कौन चेक को ड्रॉ कर सकता है, लिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 6 में। सो स्टूडेंट देखेंगे पार्टीज ऑफ अ चेक। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली चेक की 3 पार्टीज होती है, जिसमें सबसे पहली पार्टी है ड्रॉअर, सेकंड पार्टी है ड्रॉइंग और थर्ड पार्टी है पे। अब देखिए इसके नाम से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा, बट मैं यहाँ किस लिए हूँ आप लोग की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो देखते हैं ड्रॉइंग कौन होता है, ड्रॉअर कौन होता है। द पर्सन हु ड्रॉज, यानी कि ड्रॉज का मतलब क्या होता है? राइट। मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि ड्रॉज का मतलब है राइट, जो राइट करता है एक चेक को। अ पर्सन हु हैज राइट अ चेक, ही इज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक। ड्रॉइंग वो पर्सन होता है जो चेक को तैयार करता है किसी को पेमेंट देने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर राजू का पीएनबी बैंक में अकाउंट है और उसके पास ये चेक है। इसने इस पीएनबी बैंक के चेक को ऐसे करके लिख दिया और अपना सिग्नेचर कर दिया, और तो ये क्या हुआ? ड्रॉवर होगा जिसने चेक को लिखा। अब यहाँ पे है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कौन होगा? यहाँ पर क्या बोला है? इट इज अ बैंक, ये एक बैंक होता है। ड्रॉइंग हम किसे बोलते हैं? बैंक को बोलते हैं। ऑन हुम द चेक वॉज ड्रॉन, जिसके लिए चेक लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? पीएनबी को तो ऑर्डर किया है राजू ने कि आप क्या करोगे, आप हमें पेमेंट करो हमारे इस चेक की, एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे ऑन डिमांड। तो ड्रॉई कौन पर्सन होता है? बैंक का ड्रॉई होता है। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जिसके नाम पे अकाउंट है, जो अपनी चेकबुक से चेक निकाल कर देगा, वो ड्रॉअर है। ड्रॉई बैंक होता है जो पेमेंट करेगा उस चेक की। अब पेई देखते हैं, पेई क्या होता है? द पर्सन हैज राइट, हु हैज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ अ चेक। तो पेई का मतलब वो नहीं जो पे करता है, नहीं। पेई का मतलब वो होता है जो चेक की पेमेंट को रिसीव करेगा। ये अपने नाम से अपोजिट है, इसे याद करने के लिए ध्यान रखिएगा कि पे का मतलब वो नहीं जो पेमेंट करेगा, पे का मतलब वो जो रिसीव करेगा पेमेंट को, उसको हम यहाँ पे ही बोल रहे हैं। अकाउंट्स कॉमर्स है हमारी, स्ट्रीम इतनी इजी नहीं होती है, सभी को पता है, तो कुछ ना कुछ पैरेलल तो करेंगे ही। तो इसीलिए, क्योंकि कॉमर्स वाले डिफरेंट करते हैं चीजें, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसका नाम पे ही रखा है। ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, तो ड्रॉअर मैम 3 पार्टीज होती है हमारे चेक में, ड्रॉअर, ड्रॉइंग और पे। तो ड्रॉअर कौन होता है? वो पर्सन जैसे कि राजू जिसके पास चेक है। ड्रॉइंग यानी कि बैंक जो हमारे चेक की पेमेंट करेगा, और पे वो पर्सन जो चेक की पेमेंट को रिसीव करेगा। तो राजू ने राम को लिख दिया है ये चेक कि तुम मुझसे पैसे ले लेना। तो समझ में आया कि 3 पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉइंग एंड पे। सो आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 o'clock पे, तो मे भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस शायद आपको आज सुनने के लिए मिले, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर कुछ ऐसा नॉइस आता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रॉसिंग ऑफ चेक। कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है और चेक को क्रॉस क्यों किया जाता है ये जानेंगे, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक को जानने से पहले स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखें, आप अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को इसी फ्लो चार्ट में एज इट इज बना के आएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट 110% कि आपको एग्जामिनर आपके फुल मार्क्स देंगे, और इवेंचुअली आपकी फ्लो चार्ट वाली आंसर शीट बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगी, और एग्जामिनर को ये एक एक लाइन की डेफिनेशन से ये बिलीव हो जाएगा कि स्टूडेंट ने पढ़ा है। उन्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि आप ये 20 मिनट की वीडियो देख के आए हैं, और उससे उन्हें लगेगा कि आपने प्रॉपर बुक्स को पढ़ा है, इसीलिए आपको इतनी डीपली चीज़ों को पता है। अगर वरना अधिकतर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें आंसर्स नहीं पता होते हैं, पूछा कुछ जाता है, लिख के कुछ आते हैं। तो ये 20 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी अगर आप एज इट इज इस वीडियो से अपने टॉपिक को लिख के आएंगे। आप आके मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये क्वेश्चन आया था और हमने इसका एज इट इज आंसर लिखा, और फिर रिजल्ट देख के आपको नंबर का भी आइडिया लग जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स एज इट इज मिलेंगे, कहीं डिडक्शन का कोई चांस नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट अब हम जानेंगे क्रॉसिंग के बारे में, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको जो मैंने नीचे तक लिखा है वो प्रॉपरली दिख जाए, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो।
तो देखिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, देखते हैं, बाकी अभी जब मैं नीचे तक पढ़ूंगी तो वो भी आपको शो हो जाएगा। सो क्रॉसिंग ऑफ चेक, सबसे पहले मैम क्रॉसिंग करते क्यों हैं चेक पे? व्हाट इज द मीनिंग? क्या चेक को क्रॉस करने से हमारा चेक खराब नहीं हो जाता? अगर करते हैं तो उसके पीछे का बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैम क्यों किया जाता है चेक को क्रॉस? सो स्टूडेंट, उसके पीछे एक बहुत बेसिकली मेन रीजन ये है चेक को क्रॉस करने का, कि चेक को इसलिए क्रॉस किया जाता है क्योंकि जब आप किसी को चेक इशू करते हैं, सो स्टूडेंट, जब आप किसी को चेक पेमेंट करते हैं तो आप किसी का पर्टिकुलर नेम लिख के उसको चेक हैंड ओवर कर देते हैं, जिसका पेमेंट वो बैंक से एज अ कैश के फॉर्म में रिसीव कर सकता है। बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अगर हमारा चेक किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लग जाए जिसका वो चेक था ही नहीं, तो वो भी उससे पेमेंट ले सकता है और उस कैश को अपने पास रख सकता है। तो इसीलिए क्रॉसिंग ऑफ चेक को बनाया गया कि अगर कभी हमारा चेक खो जाता है और जिसको हमें पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट उसके पास ना जाके किसी और के पास चली जाती है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्रॉसिंग ऑफ चेक सिस्टम चलाया, जहाँ पर जब हम अपने चेक पे क्रॉसिंग कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर चेक की पेमेंट डायरेक्ट उस दूसरे पर्सन के अकाउंट में होती है, ना कि उसको उसका पेमेंट कैश की फॉर्म में मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, राजू ने अगर शाम को चेक दिया है, अगर वो उसे क्रॉस चेक देगा तो डायरेक्ट पेमेंट शाम के अकाउंट में जाएगी, ना कि कैश के फॉर्म में उनको दी जाएगी। अब देखते हैं चेक को क्रॉस करने की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम चेक को क्रॉस कर सकते हैं। So the definition of check, crossing of check is a cross check is on which two parallel transverse lines are drawn across the face of the check, which means एक cross check वो होता है जिसके ऊपर आप two parallel इस तरीके से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ट्रांसफर लाइंस ड्रॉ करेंगे, किस पर? चेक के फेस पर। ये जो चेक है, एंटायर चेक है, इसके फेस पे आप वो दो पैरेलल लाइंस क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, विदाउट और विद, कुछ वर्ड्स के साथ या कुछ बिना वर्ड्स के साथ उसको आप ड्रॉ करेंगे। आप उसमें कोई वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कंपनी का कोई नेम या कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका चेक है, इस तरीके से बैंक नेम लिखा है इस पे आप यहाँ चेक के फेस पर ऐसे टू लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसे कहेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक। इससे बैंक को इंडिकेशन हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चेक की पेमेंट आपको दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में करनी है, ना कि इसका पेमेंट आपको कैश के फॉर्म में करना है, ताकि कैश के फॉर्म में पेमेंट ना किया जाए। इसीलिए हम क्रॉसिंग चेक को इशू करते हैं, ताकि डायरेक्ट पेमेंट हमें जिसको भी देनी है वो उसके बैंक अकाउंट में जाए। किस तरीके से क्रॉस करते हैं? चेक के फेस पे ये दो पैरेलल लाइन इस साइड पे बनाया जाता है, इसी को हम क्रॉसिंग ऑफ चेक कहते हैं। अब चेक को क्रॉस करने के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स, सबसे पहला है जनरल क्रॉसिंग, दूसरा है स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि जब आप इसी तरीके से दो पैरेलल लाइन बनाएंगे और उसमें एंड कंपनी का नेम या फिर किसी पर्सन का नाम लिख देंगे, तो ये होता है आपका जनरल क्रॉसिंग। बट अगर आप पैरेलल लाइन बना के बैंक का नाम लिख देंगे कि आपको किस बैंक से कराना है, इस तरीके से आपने दो पैरेलल लाइन बनाई और उस बैंक का नाम लिख दिया, HDFC बैंक लिख दिया आपने, तो आप इसमें पर्टिकुलर बैंक से पेमेंट मांग रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर बैंक को पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक क्रॉसिंग। मे भी अब आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा कि जनरल क्रॉसिंग क्या होती है और स्पेसिफिक क्रॉसिंग क्या होती है। समझ में आया स्टूडेंट आपको? क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब ये होता है मैम कि जब हमें डर होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा चेक लॉस हो गया, मिस हो गया या किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लग गया जिसको उसकी पेमेंट नहीं देनी थी, तो इसीलिए हम क्रॉसिंग चेक को इशू करते हैं, जिससे जिसका पेमेंट है वो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाए। और चेक को क्रॉस करने का दो तरीके होते हैं मैम, जिसमें हम क्या करते हैं? जनरल क्रॉसिंग करते हैं और स्पेसिफिक क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग कैसे किया जाता है? हम चेक के फेस पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्रॉस चेक हो जाता है। इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई भी करते हैं कि ये क्रॉस चेक है। अगर उसके फेस पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ है तो यानी कि ये क्रॉसिंग चेक है, इसका पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में किया जाएगा। क्रॉसिंग दो तरीके से होती है, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या देखते हैं? पैरेलल लाइन बना के हम पर्सन या फिर कंपनी का नाम लिख देते हैं। स्पेसिफिक क्रॉसिंग में हम पैरेलल वन लाइन बनाकर बैंक का नाम लिख देते हैं। तो क्लास, आज के लिए हमारी क्लास यहीं ओवर होती है और होपफुली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आप लोगों को सभी टॉपिक्स कवर हो गए होंगे और आपको मेरी ये प्यारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।